गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 जून और इस टेस्ट में हम देखेंगे आज के करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, एल्बिनिज्म इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है वो किस डेट को मनाया जाता है, हमें यह बताना है। एल्बिनिज्म क्या होता है पहले वो देखें अगर हम, तो एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है जिसमें हमारी जो स्किन है वो एक सारी की सारी स्किन, बाल, आँखें, ये सफ़ेद हो जाता है। तो यह जो दिवस है वो 13 जून को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस IAAD दुनिया भर में एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों की जश्न मनाने के लिए 13 जून को मनाया जाता है। अब की बार की जो थीम थी वो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स, यह थी। ओड्स यानी विषम परिस्थितियों के खिलाफ। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का जो विषय था, हुआ क्या था, यह दिवस मनाने के लिए इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखिए, 2000 के दशक में तंजानिया में एल्बिनिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति थे, लोगों पर हिंसक हमले और हत्याओं की खबरें आने लगी। इस हमले से विश्वास जुड़ा था क्योंकि तंजानिया में मैक्सिमम लोग जो हैं वो काले हैं, ब्लैक्स हैं। इससे हमले से उनका विश्वास था कि जो एल्बिनिज्म ऐसे वो व्यक्ति हैं, उनके पास जादुई शक्तियां हैं और इन्हें भाग्यशाली आकर्षण और मनोगत अनुष्ठानों यानी बलि वगैरह के लिए उनका यूज़ होने लगा। और जब 2015 में लगभग 70 लोग मारे गए और कई अन्य को नुकसान पहुंचाया गया, तो तंजानिया एल्बिनिज्म सोसाइटी और अन्य NGOs ने मिलकर एल्बिनिज्म वाले लोगों के अधिकारों की पैरवी की। इसने 4 मई 2006 को पहले एल्बिनो दिवस का जश्न मनाया और फिर उसके बाद आधिकारिक रूप से इसको 18 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव किया कि 13 जून 2015 को जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। एल्बिनिज्म है क्या है? जन्म के समय होता है। जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ, गैर संक्रामक, अनुवांशिक, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक रूप से जो है ये हेरिटेज में मिलता है। एल्बिनिज्म के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बालों, त्वचा और आंखों में रंजकता। कौन सा रंजक? जो है मेलिनिन। मेलेनिन जो रंजक है वो हमारे स्किन के काले रंग के लिए जो है वो होता है, उत्तरदायी होता है, ये की कमी से हो जाता है, जिससे सूर्य और तेज प्रकाश की जो रोशनी होती है उससे संवेदनशीलता हमारी बढ़ जाती है। नतीजन एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों में सभी लोग दृष्टिबाधित होते हैं और उनमें त्वचा कैंसर होने का खतरा भी होता है। इसका भी कोई इलाज विकसित नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनेक्टेड जिसे बोलते हैं हम, उसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? रेबेका गैरिस्पेन, इसाबेला दुरंत, एरिक कार्ले या तित्सी डांगरेम्बा? बताइए, ये है उसकी फ़ोटो। इसका आंसर होगा ए, रेबेका गैरिस्पेन को। कौन है इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनेक्टेड के महासचिव के रूप में कोस्टा रिका जो एक आइलैंड देश है, उसकी अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को नियुक्ति की गई है। वह 4 साल के लिए कार्यकाल पर रहेंगी। वह यूनाइटेड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी, इससे हमें पता चलता है जो कोस्टा रिका है वो मध्य अमेरिका का देश है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा जो है वो नामित किया गया। एंटोनियो गुटरेस को भी हाल ही में दूसरी टर्म के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए नियुक्त किया गया है। तो यह भी करंट का क्वेश्चन था। ग्रीनस्पैन किसके स्थान पर आएंगी? अब इसाबेला ड्यूरेट के स्थान पर आएंगी। यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड विकासशील देशों के व्यापार, निवेश, विकास के अवसरों को बढ़ावा देने और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इससे हमें पता चलता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वह किस डेट को मनाया जाता है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए जो इसकी वो क्या कहते हैं उसे थीम थी, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग,
बीटिंग मतलब जो हार्ट बीट करता है, हार्ट धड़कता है, वो वाला बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान जो देश था वो इटली था, मेजबान देश इटली था। मनाया क्या जाता है हर साल 14 जून, जो है लैंड स्टीनर की जयंती पर, जिसका जन्म 14 जून 1668 में हुआ था। लैंड स्टीनर कौन है, इसके बारे में देखते हैं। इसने 1901 में, यह बायोलॉजिस्ट थे, 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप, अलग अलग ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, और साथ में ये बताया कि जब हम दो अलग अलग ब्लड ग्रुप के ब्लड को मिक्स करते हैं तो वो उसमें क्लॉट क्यों बन जाते हैं, यानी उसमें थक्के बन जाते हैं, यह क्यों बनते हैं, यह भी इन्होंने बताया था। तो इनकी जयंती के रूप में यह जो दिवस है वो मनाया जाता है 14 जून को। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, क्या कहते हैं उसे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स जो है वह कितना है? 505 बिलियन, 550 बिलियन, 605 बिलियन या 750 बिलियन? इसका सही उत्तर होगा सी, 605.008 बिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का भी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह पहली बार 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है उसने, पहली बार, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 6.842 अरब बढ़कर अब कितना हो गया है, 605.008 अरब डॉलर। यह भारत की विदेशी संपत्ति का अब तक का उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर है ये। और इसके साथ भारत और रूस संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर आ गए हैं रिजर्व होल्डर की उसमें लिस्ट में। रूस का जो विदेशी भंडार है वो कितना है, 605.2, हमारा है 605.008। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जीता? ये कल मैच हुआ था उसमें जीता। रोजर फेडरर, राफेल नडाल, स्टेफानोसा सिपास या नोवाक जोकोविच? इसका सही उत्तर होगा डी, नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोसा को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन जीता। जोकोविच ने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ रजर फेडरर और राफेल नडाल के सार्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में शामिल हो गए हैं। जो नोवाक जोकोविच का 19वां ग्रैंड स्लैम था, रोजर फेडरर और राफेल नडाल के पास 20-20 ग्रैंड स्लैम है, यह इस सूची मतलब शामिल हो गया है, 20-20 के बाद 19 तीसरे स्थान पर। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है 2021 में, उसके विजेता देख लेते हैं। पुरुष एकल के नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, महिला एकल के बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की हैं। इसी तरह पुरुष युगल पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट और निकोलस माहूत, महिला युगल बारबोरा और कैटिना। इसी तरह मिक्स डबल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड यह अपना जो संस्मरण लिखा है? कुलदीप नैयर, अमर्त्य सेन, एम ए चुआ, मेघना पंत? इसका सही उत्तर होगा बी, अमर्त्य सेन द्वारा। दुनिया के अग्रणी सार्वजनिक बुद्धिजीवी में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा। जो किताब का प्रकाशन जो है वो पेंगिन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स, कीन्स और एरो के विचारों को भी याद करते हैं इस बुक में। अगला प्रश्न, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट पहले बात किसके द्वारा जारी की गई? कोर्सेरा के द्वारा। इसमें इंडिया का हमें रैंक बताना है, कौन सा आया, 55, 63, 67 या 84? इसका सही उत्तर होगा सी, 67वां रैंक आया है इंडिया का। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को 67वां स्थान मिला है। भारतीय शिक्षार्थी जो हैं उनके पास क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और गणितीय कौशल में तो वो उच्च दक्षता है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में 83%, मशीन लर्निंग में 52% और गणितीय कौशल में 54%। लेकिन डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25 और 15% कौशल दक्षता पाई गई है।
जो रैंक 1 आया स्विट्ज़रलैंड का, रैंक 2 लग्जमबर्ग का और रैंक 3 ऑस्ट्रिया, तीनों ही यूरोपियन देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया? घर घर राशन, SBI, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या DBS बैंक? DBS बैंक हाल ही में न्यूज़ में था। इसका सही उत्तर होगा सी, IDFC फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है। ये IDFC बैंक ने कम आय वाले अपने ग्राहकों के लिए कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है। होगा क्या, जो कर्मचारी हैं इस बैंक के, वो किट खरीद रहे हैं अपने ग्राहकों के लिए, जो कम आय वाले ग्राहक हैं उनके लिए, जिसमें कुछ खाने का सामान जैसे 10 किलो चावल आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी नमक, 1 किलो खाना पकाने वाला तेल, मिश्रित मसालों के 5 पैकेट, चाय बिस्किट वगैरह होंगे, जो एक छोटे परिवार के समर्थन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो कोरोना काल में दुनिया का पहला मुखौटा मुक्त देश, मुखौटा मतलब मास्क फ्री देश, अब उस देश में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है? बताइए, अमेरिका, इजराइल, चीन या कनाडा? इसका सही उत्तर होगा बी, इजराइल में। कंटेक्स्ट क्या है, कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। वहाँ 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो गया है। इसकी घोषणा इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडेलस्टीन ने की। देश में जो बाहर मास्क लगाने का नियम है वह पहले ही खत्म हो गया था। अब बंद जगह यानी किसी शॉप मॉल वगैरह में भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन स्पेस में तो पहले ही बंद हो गया था। देखिए, फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में हमें कथनों का विचार करना है। फ्लोरिकल्चर मिशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR मिशन के लिए एकमात्र कार्यान्वयन निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें मधुमक्खी पालन का विकास होगा। बताइए किसके लिए यह मिशन है? इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। देखिए, मधुमक्खी पालन का विकास जरूर होगा। जी हाँ, फ्लोरिकल्चर मिशन से फूल से मधुमक्खी पालन का विकास होगा, लेकिन जो इसके लिए क्रियान्वयन निकाय है वह CSIR नहीं, CSAR है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पर वैज्ञानिक और औद्योगिक नहीं, यहाँ पर कृषि आएगा, कृषि अनुसंधान परिषद, यह है इसका कार्यान्वयन निकाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए अवार्ड, कौन सा अवार्ड, NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रंजीत रामचंद्रन, प्रफुल्लता चाटवे, रूप मलिक या शैलेश गणपुले? इन्होंने क्या किया है, विस्फोट प्रतिरोध यानी क्या कहते हैं उसे, हेलमेट, जो बुलेट प्रूफ जो हेलमेट है वह बनाया है। इसका सही उत्तर होगा डी, शैलेश गणपुले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट, रियूवेन रिवलिन या बेनी गैंजेट? इसका सही उत्तर होगा बी, नफ्ताली बेनेट ने, ये जो है नए PM बने हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। वह धार्मिक राष्ट्रवादी और एक बहु करोड़पति पूर्व तकनीकी उद्यमी है, जिन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। इस जीत के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के जो उसका राज था वो ख़त्म कर दिया, यानी वो 12 साल से PM थे, अब PM है ये नफ्ताली बेनेट। अगला प्रश्न, जियो पारसी योजना हाल ही में न्यूज़ में थी। जियो पारसी योजना कथनों पर विचार करना है। जियो पारसी योजना जो है वो 2013-14 में शुरू की गई थी। इस योजना के परिणाम स्वरूप पारसी समुदाय में जो है वो लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरी स्टेटमेंट, योजना को संस्कृति मंत्रालय और पारजोर फाउंडेशन PARZOR पारजोर फाउंडेशन द्वारा विकसित की गई। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक। पहली जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। जियो पारसी योजना को जी हाँ 2013-14 में शुरू किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप पारसी समुदाय की जो है वो संख्याओं में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यह योजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर
माइनॉरिटी अफेयर यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा और पारजोर फाउंडेशन द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, कौन सा अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति लॉन्च किया है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर होगा डी, मध्य प्रदेश ने। क्या कंटेक्स्ट है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है, युवा शक्ति अभियान के सहयोग से कोरोना से मुक्ति पाना अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से यह अभियान चलाया जाएगा। तो यह मध्य प्रदेश एमपी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट जो है, इसकी अध्यक्षता अब की बार कौन करेंगे, हमें वह बताना है। पर्सन का नाम वोल्कन बोजगीरो, नरेंद्र मोदी, अमीना मोहम्मद या इब्राहिम थियाव? बताइए क्या सही आंसर है? इसका आंसर होगा ए, वोल्कन बोजगीरो। मरुस्थली, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जो है महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं वो वोल्कन बोजगीर द्वारा किया जाएगा। पीएम मोदी भी इसके एक बार अध्यक्ष बने थे। कब? 2019 में नई दिल्ली में यूएनसीसीडी के अध्यक्ष बने थे 14वें, जिसमें ग्रामीण और शहरी समुदायों को प्रोत्साहन करने और ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने, मरुस्थली, भूमि क्षरण, सूखे से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा को अपनाया गया था। दिल्ली घोषणा, तो दिल्ली घोषणा किससे रिलेटेड है? मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के लिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का 5वां हिस्सा जो है यानी 2 अरब हेक्टेयर के आसपास खराब हो गया है। उसमें कुल कृषि भूमि के आधे से अधिक शामिल होने की संभावना है। यदि इसी गति से भूमि क्षरण जारी रहा तो हम मिट्टी के प्रबंधन के तरीके को नहीं बदलते हैं तो 2050 तक 90% से अधिक भूमि का क्षरण हो जाएगा, यह यूनाइटेड नेशन बोलता है। अगला प्रश्न, विज्ञान रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हमें। विज्ञान रिपोर्ट किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित एक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। अगली स्टेटमेंट, ब्रिक्स देशों में जो भारत का अनुसंधान पर सकल घरेलू व्यय है और जीडीपी, इसका अनुपात जो है वो सबसे कम है, रिपोर्ट में बताया गया। तो जी हाँ, यहाँ पर हमारे सी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। देखिए, एक तो हमें विज्ञान रिपोर्ट यानी साइंस रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को द्वारा, ये याद रखना है। और एक तथ्य के तौर पर हम याद रख सकते हैं कि ब्रिक्स देशों में जो है वो भारत का जो ये जीडीपी से और अनुसंधान पर सकल घरेलू व्यय पर जो अनुपात है वह सबसे कम है। तो सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, पाइरोस्ट्रिया लालजी, हाल ही में यह खबरों में थी एक प्रजाति, इसके बारे में हमें कथन पर विचार करना है। यह हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया तितली परिवार का एक जीन है। अगली स्टेटमेंट, पाइरोस्ट्रिया लालजी को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय का मूल्यांकन किया जाता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर होगा हमारा बी, केवल जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, लेकिन यह अंडमान द्वीप समूह में खोजी गई है। तितली का परिवार नहीं है यह कॉफ़ी का पेड़ है। भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में कॉफ़ी परिवार के जीन से संबंधित 15 मीटर ऊंचे पेड़ की खोज की। तो हमें याद रखना है पाइरोस्ट्रिया लालजी जो है वो क्या है? एक कॉफ़ी के परिवार का पेड़। भारत में इस जीन का पाने का यह पहला रिकॉर्ड है। भारत में यह पहली बार पाया गया। आमतौर पर कहाँ मिलता है? आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं। तो ये जो हाल ही में खोज हुई है यह प्रजाति विज्ञान के लिए एक नई है। एंकर निवेशक एंकर ये वो वाला एंकर है जो शिप, जो हमारी समुद्री जहाज होता है, जब वो बंदरगाह पर होता है तो जो एंकर गिराया जाता है उसे रोकने के लिए, उसे एंकर, वो वाला एंकर है ये। एंकर निवेशक के बारे में हमें सही कथन बताना है। एंकर निवेशक संस्थागत
निवेशक होते हैं जिन्हें आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ से पहले शेयर की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी आईपीओ से पहले शेयर जो है वो किस पर जाएंगे, एंकर निवेशक के पास जाएंगे। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, प्रत्येक एंकर निवेशक को जो है वो कम से कम 5 करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होती है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर होगा हमारा ए, केवल पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। जो न्यूनतम मूल्य जो वो है, कितने रुपए वो निवेश कर सकते हैं, वो है 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए न्यूनतम वह निवेश कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कंटेक्स्ट है। ए आंसर था हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एंकर निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाना की ये कोशिश की है हाल ही में। एंकर निवेशक संस्थागत निवेशक होते हैं जिन्हें आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पहले शेयरों की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक एंकर निवेशक को न्यूनतम 10 करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होती है। निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और बाजार में IPO की मांग को मापने के लिए जो है ये एंकर निवेशक जो है वो आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।